सुएज नहर मार्ग। सुएज नहर मार्ग से पहले हमने जल मार्ग जो अपने चल रहे हैं उनमें 6 जल मार्ग देख चुके हैं। पहला जल मार्ग था अपना उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग, ये वाला यहाँ से यूरोप को उत्तरी पूर्व पश्चिमी अमेरिकी देशों से जोड़ने का कार्य करता था। दूसरा जो जल मार्ग है भूमध्य सागरीय महासागरीय जल मार्ग। तीसरा तमाशा जल मार्ग देखा हमने। चौथा देखा दक्षिणी अटलांटिक जल मार्ग। पांचवा कैरिबियन या खाड़ी जल मार्ग और छठा प्रशांत महासागरीय जल मार्ग। सातवां मार्ग है सुएज नहर मार्ग। सुएज नहर मार्ग देखो यहाँ पर बनाया गया है जो एक कृत्रिम जल मार्ग है। कृत्रिम जल मार्ग है, क्या है ये? कृत्रिम जल मार्ग है, यानी इसे बनाया गया है प्रकृति द्वारा, प्रदान नहीं किया गया है। यहाँ पर काट के स्थलीय भाग है, किस देश का है? यहाँ पर मिस्र देश का है ये स्थलीय भाग। मिस्र देश का ये भाग है स्थलीय। यहाँ से काट कर ये भाग भूमध्य सागर में मिलाया गया है। लाल सागर से भूमध्य सागर को मिलाया गया है। यहाँ पर इसकी जरूरत किसे पड़ी इसे काटने की? जब ये सुएज नहर मार्ग में था भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग, उससे पहले उत्तमाशा जल मार्ग अस्तित्व में था, तो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी अधिक लगती थी जहाजों को ऐसे इस तरफ से जाने के लिए, इधर से जाने के लिए इनको भारत की तरफ, एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। इस वजह से ये जरूरत सबसे ज्यादा किनको पड़ी? व्यापार कौन करता है? सबसे ज्यादा यूरोपीय देश व्यापार करते हैं, इस वजह से उनको इसकी आवश्यकता अधिक हुई। इस वजह से यूरोपीय देशों में फ्रांस और ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन दोनों को अधिक जरूरत थी इस रास्ते की, यहाँ से जाएंगे जहाज तो कम खर्चा होगा और कम समय लगेगा। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर एक योजना बनाई और योजना के तहत इसे स्थल भाग को काटा गया। यह स्थल भाग समतल मैदानी भाग था, इस वजह से इसमें अधिक दिक्कत नहीं आई। पनामा नहर पढ़ेंगे हम अभी, उसकी अपेक्षा यह सरलता से ये कार्य हो चुका था। इस कार्य को अंजाम किसने दिया? अगर हम देखें तो इसको फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड ने इसे योजना को अमल में लाया, उसने इसका निर्माण अपनी देखरेख में करवाया। तो यह भूमध्य और लाल सागर को मिलाते ही यह मार्ग विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग भी बन जाता है, जो पश्चिमी यूरोप होते हुए भूमध्य सागर होते हुए लाल सागर होते हुए हिंद महासागर होते हुए दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया को जोड़ने का कार्य करता है। चीन तक जाता है, ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, यानी ये सर्वाधिक स्थलीय भाग को जोड़ने का कार्य करता है, सर्वाधिक जनसंख्या को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कौन सा? सुएज नहर मार्ग से। और एक और नाम दिया गया है पश्चिमी यूरोपीय भूमध्य हिंद महासागरीय जल मार्ग। पश्चिमी यूरोपीय भूमध्य हिंद महासागरीय जल मार्ग नाम दिया गया है इसे। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं सुएज नहर की। सुएज नहर मार्ग, जल मार्ग। जल मार्ग विश्व की सबसे लंबी व्यापारिक नहर है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी व्यापारिक नहर है। नहर ही तो है, एक नहर बनाई गई है। कितनी चौड़ाई इसकी? 60 मीटर है। समुद्र की 60 मीटर से अधिक होती है, कई गुना लाखों में होती है समुद्र की, तो ये कृत्रिम है। 60 मीटर चौड़ाई है इसकी, सबसे लंबी व्यापारिक नहर है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1859 ईस्वी में। कब हुई? 1859 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत किसने की इसकी? फ्रांस ने की, यानी फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस
की 50% हिस्सेदारी थी और ब्रिटेन और उसके साथ अन्य कुछ देश थे उनकी 50% हिस्सेदारी थी इसमें। तो यहाँ पर फ्रांस के एक जो वैज्ञानिक थे फर्डिनेंड, उन्होंने इसकी अपनी देखरेख में इस योजना को अमल में लाया, इसे पूर्ण किया उन्होंने। 1859 में फर्डिनेंड ने इसे बनाना शुरू किया और पूर्ण कब हुई? 1869 में, यानी 10 साल में ये पूर्ण हो चुकी थी। यह सुएज नहर मार्ग 1869 ईस्वी में पूर्ण हो चुका था, यानी इसे 10 साल लगे इसे बनने में। सुएज कैनाल कंपनी बनाई गई है। इस बनाने के लिए कौन सी कंपनी बनाई गई? सुएज कैनाल कंपनी बनाई गई। इसमें फ्रांस की 50% हिस्सेदारी, ब्रिटिश प्लस अन्य देशों की 50% हिस्सेदारी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि इसकी ब्रिटेन कहां पर है? यहां पर है, ब्रिटिश यहां पर है। तो उसे सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ इसे बनने के बाद? ब्रिटिश को हुआ, इंग्लैंड को हुआ। इंग्लैंड को फायदा हुआ तो इंग्लैंड ने क्या किया? इस पर अपना 50% देशों से भी खरीद लिया और फ्रांस से भी खरीद लिया। तो इस पर पूर्ण अधिकार, यानी इस पर अधिकार हो गया ब्रिटिश का। इंग्लैंड का अधिकार हो गया इस पर। ब्रिटिश इंग्लैंड को ही बोला जाता है ब्रिटेन, ब्रिटेन भी बोल देते हैं, पर इंग्लैंड भी बोल देते हैं और ब्रिटिश भी बोल देते हैं। तो इसका अधिकार इनपे ब्रिटिश का हो गया। फिर भाई ये है तो कहाँ? मिस्र देश में, यानी जमीन किसकी है? मिस्र देश की। तो मिस्र सरकार ने क्या किया? इसका फिर राष्ट्रीयकरण कर लिया कि ये तो जमीन हमारी है, आप जबरदस्ती जता रहे हो, आपने निर्माण किया है, कोई दिक्कत नहीं, इतने साल आपने यूज में लिया है इसे। तो ब्रिटिश सरकार से किसने अधिग्रहण कर लिया इसका? 1956 में मिस्र देश ने अधिकार कर लिया अपना कि ये हमारी है, राष्ट्रीयकरण कर लिया इसका कि ये हमारे देश की है। तो ये 1956 में किस देश की हो गई? फिर मिस्र देश की, यानी फिर किसका अधिकार हो गया? मिस्र देश का अधिकार हो गया इस पे, सुएज नहर पे किसका अधिकार हो गया? मिस्र देश का। 1967 ईस्वी में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहमति प्रदान कर दी इस राष्ट्रीयकरण को। किसको? राष्ट्रीयकरण को सहमति प्रदान कर दी। कब की? 1967 ईस्वी में प्रदान की, यानी कि यह पूर्णतः मिस्र देश की हो चुकी है अब सुएज नहर। इस पे किसका अधिकार है? मिस्र का। कहां पर है? मिस्र देश में है। आपसे पूछा जाए कहां पर है? मिस्र में है। किसका अधिकार है? मिस्र का है। यानी इसे यूएनओ ने भी सहमति दे दी 1967 ईस्वी में। इस जल नदी की अगर हम बात करें जो कृत्रिम बनाई गई है नहर, तो इसकी लंबाई कितनी है? 162 किमी इसकी लंबाई है। 162 किमी क्या है? इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर है। गहराई है 10 मीटर। गहराई कितनी है? 10 मीटर। तो लंबाई 162 किमी है इसकी लंबाई 162 किमी, चौड़ाई है जो 60 मीटर और गहराई है जो 10 मीटर है इसकी। सुएज नहर जलमार्ग की गहराई 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। इस सुएज नहर मार्ग की 10 मीटर है। 10 मीटर इसकी गहराई है। इस वजह से इसमें एक जहाज जब प्रवेश करता है तो दूसरा जहाज प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि जो दीवारें हैं वो टूटने का डर होता है पास में और वो ज्यादा तेज गति से जहाज चल नहीं पाता है। जैसे ये दीवारें हैं, यहाँ पर जल है और यहाँ पर हम जहाज बनाए तो ये चलेगा। जैसे जैसे
इधर उधर तेज गति से जाएगा। तो ये क्या है, धीमी गति से चलता है, 10-15 प्रति घंटे की स्पीड से, धीमी घंटे की स्पीड से ये चलता है। यहाँ पर तेज गति से चले तो ये दीवारें टूटने का डर होता है। इस वजह से ये जहाज तेज गति से नहीं चलते। जब एक जहाज प्रवेश करता है तो दूसरा जहाज प्रवेश नहीं कर पाता है इस नहर में। प्रतिदिन लगभग 100 जलयान इससे आवागमन करते हैं। सुएज नहर से प्रतिदिन कितने जलयान गुजरते हैं? 100 जलयान निकलते हैं इससे। यह पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी उत्तरीय और पूर्वी ये, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान और पूर्वी चीन, रूस तक यह मार्ग प्रदान करता है, अपना ये जोड़ने का कार्य करता है इन देशों को। तो यह यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों से मिस्र, काहिरा होते हुए, अदन होते हुए, अरब कंट्रीज, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन आदि देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन? सुएज नहर मार्ग। सुएज नहर मार्ग में किसी प्रकार का फाटक नहीं है। यहाँ पर समतल भाग है, इस वजह से इसे काट लिया गया है। फाटक हम देखेंगे पनामा नहर में। इसमें लागत भी कम आई है और असुविधाएं भी कम हुई है इसकी अपेक्षा, पनामा नहर की अपेक्षा। और पनामा नहर की अपेक्षा सुएज नहर का महत्व भी अधिक है। हम दोनों का अंतर कर लेंगे अभी इसके बाद में, पनामा नहर पढ़ने के बाद में दोनों का अंतर भी देख लेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपसे इसका वर्णन पूछा जाए तो आप अब आराम से इसमें लिख सकते हो। तो ये इसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जल मार्ग। किसका नाम है? सुएज नहर जल मार्ग का नाम है ये दूसरा। देखिए, आपको जितने भी मार्ग और रेल मार्ग बताए जा रहे हैं उनमें जो भी नगरों के नाम अंकित किए हैं, महासागर, महाद्वीप, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें अपनी कॉपी में, रफ कार्य भरने की, तभी आपको याद होंगे। इन्हीं में से आपके 3 प्रकार के मानचित्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, विश्व, भारत और राजस्थान। तो विश्व के जो मानचित्र में अंकित करवाएंगे जो भी, वह इन्हीं के अंतर्गत इन्हीं से आएगा आपके। जैसे रेल मार्ग में से पूछ ले या जल मार्ग में से पूछ ले या बंदरगाह पूछ ले, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, न्यूयॉर्क बंदरगाह कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह, पर्थ कहाँ है, सिडनी कहाँ है, मेलबर्न कहाँ है, कोलंबो कहाँ है, लंदन कहाँ है। तो आपको बार बार ये भरवाए जा रहे हैं, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करें बार बार इन मानचित्रों की। इन्हीं में से पूछ लिया जाता है आपको बाद में। देखिए, दूसरा अपना जो नहर वाला मार्ग है वह है पनामा नहर मार्ग, पनामा नहर जल मार्ग। सुएज नहर हमने पढ़ी अभी। यहाँ पर पनामा नहर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है ये नहर। पनामा नहर यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, इस नहर को बनाने के लिए इस योजना इससे पहले की है योजना, तो यानी ये लगभग 16वीं शताब्दी से अमेरिकी लोग सोचने लगे थे कि हमें यहाँ पर एक नहर बनानी चाहिए कि जहाज इस तरफ से आ जाए, नाव वगैरह, पर वह सफल नहीं हो सके। इसे बनाने के लिए अनेक देशों से इंजीनियर आए और गए, पर वह बन नहीं सकी। ये उनसे इस नहर को जिसने भंटी नहर ने बनाए वो भी आया कि मैं बनाऊंगा ये नहर, पर वह आगे चला गया। वह भी क्या हुआ है? सफल हुआ इसे बनाने के लिए। तो इसका प्रयास कब से किया जा रहा था बनाने का? 16वीं शताब्दी से प्रयास किया जा रहा था पनामा नहर को बनाने का, पर सफल नहीं हुए। सफल हुए ये 1904 में शुरुआत की। किसने? अमेरिकी लोगों ने शुरुआत की इसकी 1904 में। 1904 में शुरुआत की इन्होंने, और 1904 में शुरुआत होने के बाद
जो प्रक्रिया है बनाने की, लगभग 10 साल लगे इसे बनाने में। कितने साल? 10 साल। 1914 में बनकर तैयार हुई है। कब? 1914 में बनकर तैयार हुई। 10 साल ही उसे लगे और 10 साल ही इसे लगे पनामा नहर को बनने में। 1914 में बनकर तैयार हो गई। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये पहले अमेरिका के जैसे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है अगर किसी जहाज को, तो वो कैसे जाएगा? इस तरफ से होता हुआ जाएगा, वह इधर से होते हुए गुजरेगा, तो उसे काफी ज्यादा दूरी लगती थी ऐसे। और जब ये बनकर तैयार हो गया तो वह इस तरफ से ही जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था? अमेरिका देश को। तो अमेरिका ने क्या किया है? यहाँ पर पनामा देश है एक, उसके इस नहर के दोनों तरफ के 8 किलोमीटर के एरिया को खरीद लिया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी है, इस वजह से उसने क्या किया? खरीद लिया इसको और इसका निर्माण किया। 1904 में शुरुआत की, 15 अगस्त 1904 में शुरुआत की और 1914 में ये बनकर तैयार हो गई। बनकर तैयार होने के बाद लगभग 85 वर्षों तक इस पर अधिकार किसका रहा? यूएसए का रहा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पर अधिकार रहा 85 वर्षों तक। क्योंकि इसमें क्या होता है? खर्चा अधिक होता है, इसमें लॉक सिस्टम है, इस वजह से इसके रखरखाव का खर्चा अधिक आता है। बाद में पनामा अमेरिका ने कहा कि लो तुम ही संभालो इसे पनामा को, तो इस पे अधिकार किसका हो गया? फिर पनामा देश का हो गया। कब हुआ इसका अधिकार? इसका अधिकार हुआ 1 जनवरी 2004 से पनामा का अधिकार है, यानी पनामा देश का अधिकार है। अब हम कहें कि पनामा नहर कहाँ है, तो पनामा देश में किसका अधिकार है? पनामा देश का अधिकार है उस पे। ये कोलोन से पनामा को जोड़ती है, यानी मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है यहाँ से, और ये मुख्यतः अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का कार्य करती है, जोड़ती है दोनों को। इसकी चौड़ाई गहराई की बात करें हम तो इसकी चौड़ाई लंबाई है 82 किमी। कितनी है? 82 किमी। चौड़ाई है 90 मीटर और गहराई है 12 मीटर, यानी यही कम है उससे और सब अधिक है सुएज नहर से। अभी हम अंतर कर लेंगे दोनों में। तो इसमें क्या है? यहाँ पर बनाने का अधिक खर्चा इसलिए आया क्योंकि जो स्थल भाग है, थल भाग है, वह क्या है? उबड़ खाबड़ है, यानी उच्चावाच युक्त है और पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र नहीं है इसकी तरह। इस वजह से उसे काटना भी बहुत मुश्किल है और ऊबड़ खाबड़ है, तो जलयान तो चल नहीं सकते ऐसे, क्योंकि उनके ऊपर जहाँ से जल जा रहा है उसके हमने देखा जलयान कैसे चलेंगे। नदी है तो उसमें भी ढलान कम हो, जल भरा होना चाहिए ऊपर, तभी तो जल मार्ग पे जलयान चल सकेंगे। इसलिए यहाँ पर नोक्स प्रणाली बनाई गई, यानी 6 छोटे ब्लॉकों से होते हुए 3 बड़े लॉक से यहाँ पर जहाज गुजरते हैं। हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं जहाज कैसे गुजरते हैं। जैसे इस एरिया से कोई जहाज आ रहा है, यहाँ पर ये जहाज आ रहा है तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद इसके ये आगे वाला गेट बंद होगा, यानी ये इस तरफ होता है जो यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से जल छोड़ा जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है इसमें, तो यहाँ से जल छोड़ा जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? इधर जल आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा तो ये ऊपर उठने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से आगे का क्षेत्र क्या है? ऊपर उठा हुआ है। इस वजह से इसकी लेवल करने के लिए यहाँ पर इसे पीछे वाले गेट को बंद करके क्या किया जाएगा? जल भरा जाएगा। जल भरने के बाद में ये ऊपर हो जाएगा इसके लेवल का, तो इसे खोल दिया जाएगा, ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर ऊंचाई अधिक है,
तो यहाँ से जल छोड़ा जाएगा और ऊपर उठाया जाएगा इसके लेवल का, फिर ऐसे ही किया जाएगा आगे। फिर अगर कोई जहाज वापस जाना चाहे तो क्या किया जाएगा, इसके जल को यहाँ से कम किया जाएगा, इधर डाला जाएगा ताकि इस यहाँ पर कम लेवल होगा ना, यहाँ पर इस तरफ ऊंचाई अधिक है उधर कम है, तो उन्हें इस प्रकार से जहाज को पार करवाया जाता है। 3 लोग गातुन लोग, पेड्रोमिक लोग और मिराप्लास लोग, तीनों लोग ये कार्य करते हैं। तो यह मुख्यतः किसके लिए अधिक फायदेमंद है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए है। यानी अमेरिका के इधर इस पूर्वी छोर पे मुख्य नगर है और पश्चिमी छोर पे मुख्य नगर है, तो स्थल भाग का जो परिवहन है वो क्या होता है, अत्यधिक महंगा परिवहन होता है, यानी परिवहन की दृष्टि से खर्चा अधिक आता है। इस वजह से जलमार्ग यहाँ से गुजरेंगे, पहले कहाँ से गुजरते थे, यहाँ से, तो इसका सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका में भी किसको, अमेरिका को। इस वजह से अमेरिका ने इसकी शुरुआत की और इसे तैयार किया, किसे, पनामा नहर को। अब हम देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से कि ये लोग कैसे खुलते हैं, कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, कैसे जहाज उनसे पार होता है। उस वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो हमारे ये जो हमने 8 जलमार्ग